चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? उपसर्ग। चलो उपसर्ग शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं अपनी शब्दावली में मुहावरे। तो निकाल लीजिए, इंडेक्स देखिए आपका। मुहावरे आपकी शब्दावली में कहाँ पे हैं? अभ्यास सेट 2 में होगा। पेज नंबर कितना है? 85, 85। हाँ, यहाँ पे लास्ट जो दिया होगा हमारा। दीपम कल क्यों नहीं आए थे? कहाँ के लिए? छठ पूजा। अब तुम वहाँ चले गए और कल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था उपसर्ग। पढ़ लिया ना ऑनलाइन? चलो ठीक है। हम्म। मतलब जो कल क्लास में जैसे समझाया है वैसे उसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं, 10 से 15 मिनट का ही है वही, कि टुकड़ों का अर्थ और ये देखना है, फिर तो सारा आपका दिमाग लगाना है। हाँ, तो क्योंकि आपके सब्जेक्ट में फिर उपसर्ग से ही क्वेश्चन आते हैं ना, दिया रहता है उपसर्ग। हाँ 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 हाँ, वो वही रहते हैं। चलो ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाना या एड़ी चोटी का दम लगाना, ये मुहावरा आता है। इसका भाव हमारा हो जाएगा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। जैसे मान लीजिए अगर हम वाक्य प्रयोग करें कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? एड़ी चोटी का दम लगा रहे हो। लगा भी रहे हो या ऐसे ही चल रहा है बस? चलो, तो यानी पूरा प्रयास करना, जितना प्रयास हो सकता है। आगे आता है अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ हो जाएगा, भावार्थ, कि ना समझ को उपदेश देना। यानी जिसको समझना ही नहीं है उसको आप कितना भी समझाते रहो, वो एक तरह से कैसा होता है? अंधे को दीपक दिखाने जैसा होता है, कि जो अंधा है वो तो अपने अंदाजे से ही चलेगा। आगे आता है हमारा आंखों का पानी ढलना। आंखों का पानी ढलने का भावार्थ हो जाता है निर्लज होना या बेशर्म हो जाना या शर्म ना रहना। ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम वाक्य प्रयोग करें कि वह बड़ों को जवाब देने लगा है, उसकी तो आंख का पानी ढल गया है। ठीक है, उस तरह से प्रयोग कर देते हैं हम। अगला आता है हमारा आंखें नीची होना। आंखें नीची होने का मतलब भाव हो जाएगा लज्जित होना या शर्मिंदा होना। जैसे तुम्हारी करतूत से मेरी आंखें नीची हो गई, या ऐसे कहें कि आप लोग, मैंने इतना अच्छा पढ़ाया और आप लोग फिर भी क्वेश्चन अलग गलत कर आए, तो किसी दूसरे टीचर के सामने मेरी आंखें नीची हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है ना। आगे आता है अरमान, सॉरी, आसमान के तारे तोड़ना। ये आसमान है, आसमान लिखा हुआ है। ठीक है, तो आसमान लगा लो, इसे टाइपिंग मिस्टेक कर सही कर लो। आसमान के तारे तोड़ना, इसका भावार्थ हो जाएगा असंभव काम करना। मतलब ये है कि हम आसमान के तारे तो तोड़ नहीं सकते, तो अगर कोई कह दे कि उसने आसमान के तारे तोड़ दिए, मतलब एक असंभव कार्य कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाऊं। कौन कहते हैं? पापा। पापा लोग, है ना? या वो अपने बच्चों के लिए आसमान के तारे तोड़ने के लिए चाहे कुछ भी, अपने आप को कैसा भी रखें, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो अब तक आपके मम्मी पापा ने आपके सारे अरमान पूरे किए हैं, और आप किसको करने हैं? आपको करने हैं। तो जब भी कभी मन में ऐसा ख्याल आए ना कि अरे आज पढ़ने का मन नहीं है या ये नहीं है, तो उस समय अपने माँ बाप को सोच लेना कि अगर उनको ऐसा पता चलेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो उनको कैसा लगेगा, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। और किसी संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अपने पढ़ने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए। हमेशा अपने माँ बाप की शक्ल देख लो और ये देख लो कि हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलो देखो, अगला आता है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का भावार्थ हो जाता है अचानक से विपत्ति आ जाना या अचानक से संकट आ जाना।
जैसे वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, बेचारे पर आसमान टूट पड़ा, यानी अचानक से विपत्ति आ गई, संकट आ गया। आगे शब्द आता है आसमान पर चढ़ा देना। आसमान पर चढ़ा देने का भाव हो जाएगा बहुत तारीफ करना या बहुत गुणगान करके उसको। इसी के लिए दूसरा मुहावरा हम प्रयोग करते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा देना, ठीक है, उसी तरीके से आता है कि लोगों ने अपनी गर्ज से नेताजी को आसमान पर चढ़ा दिया है। मतलब लोग इस तरह से दिखाते हैं नेताजी के सामने कि हमको ये चाहिए, तो नेताजी आसमान पे चढ़े हुए हैं। आगे आता है आसमान पर दिमाग होना। आसमान पर दिमाग होने का भावार्थ आ जाता है बहुत घमंडी होना या अभिमानी होना। तो जैसे किसी व्यक्ति के मन में घमंड आ जाता है तो कहते हैं ना, इसका तो आसमान पर दिमाग हो गया है, इस तरह से प्रयोग करते हैं। आगे आता है वाक्य आसमान फट पड़ना। आसमान फट पड़ने का भावार्थ हो जाएगा अचानक आफत आ जाना। वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार पर क्या हो गया, आसमान फट गया। आगे शब्द आता है गोबर गणेश होना। देखो इस वाक्य के लिए ये जो आपका है, इसके लिए YouTube पर बड़ा ही मतलब अजीब सा चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि गोबर गणेश होने का मतलब मनाते हैं कि गोबर का गणेश बनाना, ऐसे कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है जो ये बनाए। गोबर गणेश का मतलब होता है बिल्कुल बुद्धू होना या मूर्ख होना, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है गोबर गणेश होना। और एक और शब्द आता है गोबर गणेश करना, ठीक है। तो गणेश होना तो उसमें हो जाता है मूर्ख होना, और गोबर गणेश करना मतलब बिगाड़ देना, काम खराब कर देना, ठीक है। तो दोनों का अंतर अलग अलग है, दोनों में समझना है इसको। शब्द है आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब है बहुत ज्यादा शोर मचाना या बहुत हो हल्ला मचाना, ठीक है। तो जैसे बच्चे, अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाऊं तो आप क्या करते हो, आसमान सर पर उठा लेते हो, ठीक है। चलो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है, तैयारी करनी है अपनी। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम लोग कर रहे थे यहाँ पर उपसर्ग, और उपसर्ग में हम करेंगे आज आगे देखो उपसर्ग में हम लोगों ने कल चीजें समझ ली थी। आज हमको बस देखना है जो हमारा नोट्स बच गया है उसको हमें देखना है पूरा कि कैसे होता है, शब्द कहाँ पे कैसे बन रहे हैं, तो इसे हम देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो अगला उपसर्ग है हमारा अधि। अधि का भावार्थ क्या होगा, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। अब ये इतने सारे जो शब्द दिए हैं ना, इनमें से कोई सा भी एक अर्थ अपने साथ लेकर ये आगे बढ़ सकता है किसी भी शब्द के साथ। बात समझ में आ गई ना। तो अब आपने निकाल लीजिए, और जो भी जहां भी नोट करना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि विलोम के लिए व लगा लेना वी, और पर्यायवाची के लिए पा लगा लेना, जहां संधि हो रही होगी वहां पे सा लगा लेना। इससे आपको सारे शब्दों में पता चल जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अधि प्लस कार शब्द हमारा बनता है अधिकार, और अधि प्लस पति शब्द बनता है अधिपति। अब इसमें ये नई विशेषता वाले शब्द बन रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अधिकार का मतलब होता है हक जताने वाला, ठीक है, उससे। और अधिपति का मतलब प्रधान से होता है, मुख्य से होता है, ठीक है। शब्द है अधि प्लस अक्ष, तो अध्यक्ष शब्द इसका अर्थ भी मुख्य से होता है। तो ये तीनों ही शब्द जो है नई विशेषता वाले बने हैं, तो आप इन्हें यहाँ पे न लिख सकते हैं। और इसमें जो नीचे ये अध्यक्ष है ये किससे बना है, संधि विधि से बना है। इस तरह से आप इसमें नोट कर सकते हैं। उपसर्ग दिया है हमारा अव। अब उपसर्ग का भावार्थ है नहीं, हीनता या दूर या निम्न से, ठीक है। चारों में से कोई सा भी भाव हो सकता है। जैसे देखेंगे शब्द दिया है अव प्लस कृपा से तो बना है अव कृपा। अब देखो अव कृपा का मतलब यहाँ पे हो गया किसी पर कृपा ना होना। कृपा का मतलब हो गया दया भाव होना, ठीक है। और अव कृपा का मतलब हो गया दया भाव ना होना। तो आपको क्या दिख रहा है, ये विलोम दिख रहा है, तो वह लगा लो यहाँ पर, ठीक है। अब शब्द दिया है अब प्लस क्षय। क्षय का अर्थ मैंने दे दिया है नष्ट होना यहाँ पर, और यहाँ पे शब्द हो गया अवक्षय। तो अवक्षय का मतलब हो गया एकदम से नाश हो जाना या बर्बाद हो जाना। तो ये क्या बन रहा है, इसका पर्यायवाची बन रहा है, तो यहाँ पे प लिख सकते हैं आप, ठीक है।
शब्द आ रहा है अब प्लस गाह। गाह शब्द का अर्थ होता है स्थान, ठीक है, और यहाँ पे बना है अवगाह। अवगाह का मतलब हो गया गहरा स्थान, कहीं पे जो गहरा स्थान होता है उसको अवगाह कह देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक तरह से पर्यायवाची बन रहा है या नई विशेषता वाला भी हम कह सकते हैं, अगर पूरी तरह से नहीं तो वैसे ये पर्यायवाची ही है, ठीक है। गाह का मतलब स्थान और अवगाह का मतलब गहरा स्थान, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा शब्द उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग का भावार्थ क्या है, पश्चात यानी बाद, ठीक है, समानता, स्वयं या पीछे के लिए कि कोई सा भी भाव अपने साथ ले सकता है। अब जैसे देखो शब्द बना है अनु प्लस शासन, तो क्या बना अनुशासन। अनु प्लस रूप तो बना अनुरूप। अनु प्लस करण, करण का अर्थ दिया है करने वाला होता है, तो अनुकरण का अर्थ हो गया पीछा करने वाला, एक तरह से पीछे करने वाला। पीछे कैसे, मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ और आप उसको देखकर और आप लिख रहे हो, तो आप मेरा अनुकरण कर रहे हो, मतलब उसके बाद कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, ठीक है, तो इसे अनुकरण करना कह देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जो शब्द बन रहे हैं ये अब हम देखेंगे तो ये किस तरह से हमारे शब्द बन रहे हैं। अनुशासन नई विशेषता वाला शब्द बना है, ये भी नई विशेषता वाला बना है, ठीक है, और ये भी नई विशेषता वाला शब्द बन रहा है। आगे आता है हमारा उपसर्ग आ। आ उपसर्ग का भावार्थ जो हमें यहाँ पे दे रखा है, तक से आता है, उल्टा से आता है यानी विलोम बना देने से, या समेत यानी साथ के लिए होता है। तो आपको याद है जब हमने जैसे आजीवन बनाया था तो जीवन में आ लगाया, तो वहां पे इसका अर्थ किससे आ रहा था, तक से आ रहा था। तो ऐसे ही जैसे शब्द है हमारा आगमन, तो ये क्या बना रहा है, इसका आ जोड़ दिया है हमने किसमें, गमन में। गमन का मतलब होता है जाना, तो शब्द क्या बन गया, आगमन, तो ये इसका विलोम बन गया है, ठीक है। जन्म में हमने आ लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, आजन्म, यानी ये तक अंत तक का दिखा रहा है कि जब तक जन्म होगा तब तक के लिए ना, पूरे जीवन भर की बात कर रहा है। आगे आता है हमारा शब्द, अगला उपसर्ग है अप। अप का भावार्थ हो जाएगा लघुता, हीनता या अभाव से। अब हम देखेंगे शब्द मान शब्द में अप जोड़ दिया तो क्या बना, अपमान। अब मान का मतलब सम्मान होता है, अपमान का मतलब एक तरह से अपमान कर देना, निरादर करना, तो विलोम बन रहा है इसका। कीर्ति में अप लगा दिया तो अपकीर्ति विलोम बन रहा है। हरण में अप लगा दिया तो अपहरण बन रहा है। देखो ये दोनों हो गए विलोम और ये हो गया पर्यायवाची। हरण माने भी हरना होता है, अपहरण माने जबरदस्ती उठाकर लेना, ले जाना। देखो हरण का होता है बहला फुसला के ले जाना, तो हरण कर लिया, और अपहरण का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध ले जाना। तो ये दोनों में अंतर है कॉमन सा थोड़ा। फिर उपसर्ग आता है उत। उत उपसर्ग में हम भाव देखेंगे, ये ऊपर, श्रेष्ठ और उत्तम से लेकर होता है। तो जैसे हम देखेंगे पतन शब्द में हमने उत लगाया तो उत्पतन हो गया। अर्थ मैंने लिख दिया है ताकि आपको स्पष्ट रहे, ठीक है। जैसे कि ये आएगा कि अर्थ कौन सा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे पतन का मतलब हो गया गिरना, तो उत्पतन का अर्थ क्या बन जाएगा, ऊपर उठने से बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, इसका विलोम बन गया, ठीक है। अब शब्द है जैसे कर्ष। कर्ष का मतलब खींचना होता है, उत माने ऊपर की ओर, ऊपर या श्रेष्ठ की ओर, तो उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, जो ऊपर की ओर खींचे, ठीक है। तो ऊपर की ओर खींचने की अवस्था को उत्कर्ष कहा गया है। शब्द है पीड़क। पीड़क शब्द का अर्थ है कष्ट देने वाला, इसमें उत लग गया तो इसमें अधिकता को, यानी जो ये श्रेष्ठ वाली चीज आ रहा है ना, अधिकता को दर्शा रहा है, तो उत्पीड़क बन गया। उत्पीड़क का अर्थ हो गया अधिक कष्ट देने वाला। तो दोनों क्या बने, एक दूसरे के पर्यायवाची बने, ठीक है। नोट करते रहिए, साथ के साथ जो इसमें दिया है आपकी पूरी सारणी इसमें बन जाएगी। इसके बाद शब्द आता है हमारा उपसर्ग है अभी। इसका भावार्थ श्रेष्ठ, पास, अति या अधिकता से आता है। शब्द देखेंगे मान शब्द में हमने अभी लगाया तो क्या बन गया, अभिमान। मान का मतलब होता है एक तरह से सम्मान के लिए, और अभिमान का मतलब हो गया घमंड से। तो नई विशेषता वाला शब्द बन रहा है, ना विलोम बन रहा ना पर्यायवाची, ठीक है। आगे शब्द है सार। सार में अभी जोड़ दिया तो शब्द बन गया अभिसार। सार का मतलब एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना बेस के लिए रखते हैं, कंक्लूजन लाते हैं, और अभिसार का अर्थ हो जाता है फैलाने से, किसी चीज को एक आधार पर फैला देने से, ठीक है। तो ये भी नई विशेषता वाला शब्द बन जाता है। शब्द है प्राय। प्राय में अभी जोड़ दिया तो अभिप्राय बन गया। प्राय का मतलब भी होता है जैसे हम कहते हैं प्राय या सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर या साधारण तौर पर बोलते हैं,
और अभिप्राय हमारा हो गया मतलब से, तो पर्यायवाची नहीं बना, नई विशेषता वाला शब्द हमारा बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है उप। उप का भावार्थ हो जाएगा निकटता, गौण या सहायक से। जैसे भेद शब्द में हमने उप लगाया तो क्या बना, उपभेद। मंत्री में लगाया उप तो उपमंत्री बन गया। कार में लगाया तो उपकार हो गया। ठीक है, कार का मतलब होता है करने वाला, और उप मतलब जैसे सहायता, यहाँ जैसे सहायक दिया है ना, कुछ भी करने वाला। तो उपकार क्या होता है, कोई हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, सहायता कर रहा है, उसी को तो हम बोलते हैं मेरे ऊपर उपकार किया है। तो यह शब्द हमारा उपसर्ग से बना है। ठीक है, चलो आगे आता है हमारा उपसर्ग है दुर। दुर उपसर्ग है जिसका भाव है बुरा, कठिन या हीन से। तो देखो आचार शब्द का अर्थ होता है व्यवहार, इसमें हमने दुर लगाया तो क्या बन गया, दुराचार। तो दुराचार का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार हो जाता है। और ठीक है, गम माने जाना, दुर माने कठिन, तो ये कठिन से आ रहा है ना, कठिन बुरा हीन से आता है। तो दुर्गम शब्द बन गया, तो जहां जाना कठिन हो। ठीक है, बौद्ध, बौद्ध का मतलब होता है समझना। ठीक है, और दुर माने कठिन, तो दुर्बोध मतलब जो कठिनाई से समझ में आए। गुण का अर्थ होता है जो गुण अंदर किसी व्यक्ति के अंदर जो अच्छी बातें होती हैं उनको, तो दुर्गुण शब्द बन गया, इससे बुरे गुण हो गया। अगला उपसर्ग है निर। निर का भी अर्थ जो आता है वो निषेध और रहित से होता है, या तो वो चीज नहीं है, ठीक है, उसी से आता है। तो भय में निर लगा दिया तो निर्भय विलोम बन रहा है, भय का निर्भय। मल में निर लगा दिया तो निर्मल बन रहा है। धन में निर लगा दिया निर्धन बन रहा है। वास में रहना, इसमें निर लगा दिया निर्वास, इसका विलोम बन गया। सारे के सारे जो हैं विलोम है। ठीक है, आगे देखो, इसमें भी आपके सारे के सारे नहीं, विलोम नहीं है, नई विशेषता वाले शब्द हैं ये जो बने हैं। दुर्गम, ठीक है, दुर्बोध और दुर्गुण, हाँ ये नई विशेषता वाले हैं ये सारे के सारे। अब देखो आगे शब्द दिया हुआ है आपका दुह। इसका भावार्थ हो जाएगा कठिन, बुरा या दुष्ट से। तो जैसे देखो, अब यहाँ ध्यान रखना, ये दुहु वाला और ये निस वाला, ये जो आपका बन रहा है ये आपकी विसर्ग संधि से बन रहा है। ठीक है, इसमें संधि है आपकी, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ पे साहस शब्द में दू लगाया हमने, विसर्ग का मेल दंत से हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, दुस्साहस होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये विसर्ग संधि लगती है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको ध्यान रखना है। हम इस शब्द को चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं, तो ये लिख लेना, आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर हमने जैसे दुहु प्लस साहस, तो जब हम देखते हैं हिंदी में लेकर आए या उपसर्ग लगाएं तो दुस्साहस ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसमें विसर्ग संधि नियम लग जाता है हमारा, तो शब्द हमारा दुस्साहस बन जाता है। तो दो शब्द आपके सामने आ रहे हैं, तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जब इस शब्द में उपसर्ग पूछे तो आपको शब्द की प्रकृति पर ध्यान देना है। अगर ऐसे शब्द दिख रहा है तो इसमें उपसर्ग जो है वो आपको दुहु नहीं लगाना पड़ेगा, दुस लगाना पड़ेगा। क्या समझे, इसको ध्यान में रख लेना है ना। ये मतलब ये ऐसा पॉइंट है कि जो जबरदस्ती रख दिया है, मतलब विद्वानों ने इसे बना दिया है, खुद ने नहीं देखा कि आगे ये क्रॉस करेगा। जैसे मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो मैं आपको शुरू से समझाते हुए लेके आती हूँ, तो एकदम से आप मुझे बोल देते हो कि मैम यहाँ तो पीछे इसमें ऐसे हो गया। हमारी किताब लिखने वाले लोगों ने क्या है कि किताबें तो लिखी, लेकिन पीछे जो एक दूसरे को काट रहा था ना, उस पर कभी चर्चा नहीं करी बैठ के। एक बार एक तरफ से उठाया और लिखते चले गए और लिख के खत्म कर दिया, और जो एक दूसरे को काट रहा था उस पर कभी चर्चा नहीं की। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी पे कर, लेकिन समस्या है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को अंक पाने हैं, तो आपका एक एक अंक यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। तो परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं आपको वो पॉइंट बता रही हूँ कि जब भी आपका मतलब उसमें विकल्प आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर शब्द ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, दू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दुस्साहस आपका ऐसे हो गया, या आप जैसे दुस्पर्श है इसमें भी आधा सा लग जाएगा, ठीक है, तो आपका फिर उपसर्ग क्या बनेगा, दुस बनेगा। आपको उपसर्ग फिर उस समय ये चुनना पड़ेगा, ये नहीं कहेंगे कि आप विसर्ग में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, अगर इस शब्द में आपको संधि विच्छेद पूछ लिया तो फिर क्या होगा, संधि विच्छेद
दू प्लस साहस होगा, ये आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह का शब्द आपका ये है, निशब्द जैसे आ गया निहि प्लस शब्द, तो निशब्द ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने इस तरह से दिया कि विसर्ग का मेल तालु श से होने पर अगर हमने इस शब्द को ऐसे दे दिया निशब्द ऐसे, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, निस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, बताइए ये निस ये होगा या ये निस होगा, नीचे वाला, समझ गए। ये जो नीचे लिखा है ना, साथ में इस चीज को ध्यान रखना, जो दिया है उपसर्ग ना यही माना है, ठीक है। तो हमारी संधि का नियम तो इसमें इसको ऐसे लेके जाएगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए ध्यान रखना कि विसर्ग स चाहे कोई सा भी आके बने, हर हाल में आपका स जो है वो क्या रहेगा, दंत वाला ही रहेगा इसके साथ। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। तो बात समझ में आ गई। जब इस तरह से लिखा है निशब्द, निशेष और निःशुल्क, तो इसमें उपसर्ग हमारा क्या है, निहि नी है। और ये 4 पॉइंट दू, नी और दुष और निश, ये 4 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी में ये तो समझ में आ ही गया आपको, दू प्लस स्वप्न ये तो आ ही जाएगा। अब जैसे देखो इसमें दिया है दुष में, यहाँ पे दिया है दुष प्लस कर्म, शब्द क्या बन रहा है, दुष्कर्म। अब ये कैसे बन रहा है, यानी स जो आपका दंत है वो किस में बदल रहा है, मूर्धा में बदल रहा है। यहाँ पे आप एकदम से दिमाग खराब होगा आपका, क्योंकि आप जानते हैं दरअसल ये शब्द जो आपका बना है ये किससे बना है, दू प्लस कर्म से बना है, और इसमें लागू हुई है हमारी संधि विधि, और विसर्ग क से मेल करने पे स्वयं को मूर्धा में बदल रहा है, ये हमने देखा इसलिए आ रहा है। लेकिन अब जब ऐसे आए, तो जब ऐसे लिखा हुआ है तो आपको उपसर्ग जो बताना होगा वो दुष ही बताना होगा। इसी तरह से शब्द आ गया दुष्कीर्ति, दुष्काल, मैंने तीनों इसी तरह के शब्द रख दिए, यही आते हैं, समझ गए ना। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को लग रहा है तो फिर दोबारा से समझाऊं। हाँ, ये वाला सा इसलिए हो जाएगा, बात को सुनो, जो आपके उपसर्ग हैं यहाँ पर जो बनाए हुए हैं, एक मिनट, देखो आपका जो उपसर्ग में आया है ना, उपसर्ग आपका ये है, ये मान लिया गया है, ठीक है। तो ये उपसर्ग मान के अब शब्द को आगे बनाया गया है। तो अब मान लो कि शब्द आ रहा है आपका दुष्कर्म, अब आप अगर मुझसे पूछो तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि दुष्कर्म में जो आपका उपसर्ग है वो दुह है और इसमें संधि विधि लागू हुई है, तो सीधा साधारण सा जैसा आप पढ़ते आए वैसा ही। लेकिन हमारी किताबों में ऐसा नहीं छोड़ा है, और हमारी किताबों में ही नहीं, हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें उसका जब आंसर रखते हैं, तो मान लो आपसे पूछा गया कि दुष्कर्म में कौन सा हमारा उपसर्ग है, तो विकल्प में आपको ना तीनों देगा, ये विकल्प में आपको तीनों मिलेंगे, ये भी मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में ऐसे दू या नी के साथ कोई सा भी सा रखा हो, तीनों में से कोई सा भी हो, आपको हमेशा दंत वाले को ही टिक करके आना है, ये सोच लो अपने दिमाग में कि उपसर्ग के तौर पर। अब ये ऐसा क्यों दिया, मैं एक अनुमान लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर उपसर्ग में रख के इसको ऐसे मान लिया है कि जैसा उपसर्ग काम कर रहा है, सामने सामने दिख रहा है, हम ऐसा ही रख लेंगे इसको, अब हम संधि विधि नहीं रखेंगे। लेकिन बात यही है कि कोई अगर सवाल करे कि इसकी वजह से भी तो बन रहा है, आपने ऐसा क्यों बनाया है, तो अगर मुझे कोई इसे सुधारने का मौका दे तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे सुधार दूंगी कि आपका जो ये दुहु है इसके साथ बाकी सारे शब्द आ जाएंगे और नहीं के साथ आ जाएंगे, सीधा इसमें संधि विधि लागू हो जाएगी, वही आएगा आपका जो उसके साथ जुड़ेगा, तालु जुड़ेगा तालु आएगा, मूर्धा वाला जुड़ेगा मूर्धा आएगा, दंत वाला जुड़ेगा दंत वाला आएगा, जो आपने नियम रखा था। तो अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि शब्द कोई भी हो हमारा उपसर्ग के अंदर याद रखना है, कोई भी उपसर्ग हो, चाहे उसमें हमारा ये तालु मूर्धा श आया हो, चाहे तालु श आया हो, चाहे हमारा दंत स आया हो,
इन तीनों स्थिति में जब भी आपको बताना होगा तो आपको दंत वाले को ही सही करना होगा, ठीक है, चाहे वो दुस का हो चाहे वो निस का हो। ये वाला भी, ये वाला पॉइंट इसे रख लेना, ठीक है। अभी इसमें वो दिमाग मत लगाना कि मैम संधि में पढ़ के आए थे और ये हुआ वो हुआ, इसको एकदम से आपको मान लेना है कि वही वाली बात है ना, कि जैसे मैंने कहा कि अगर सारे मिलके दिन को रात कहेंगे तो हम भी रात कह लेंगे, हमें क्या दिक्कत, लेकिन बात आनी ये चाहिए कि टिके तो सही एक बात पे। तो अभी तक यहाँ पे जो आंसर अभी तक जितने भी आए हैं वो इस बात पे टिके हुए हैं, तो मैंने वही आपको बता दिया, इसलिए मैं ये कह ही नहीं रही कि यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रही। विरोध करना होगा मैं अपनी किताब में करूंगी, यहाँ नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सा दुष, देखो ये जो है आपका, यहाँ पे ऐसा आ गया तो आपके पास ये सीधा सीधा है ही, लेकिन अगर ये आपका आता है तो ये आपका दुस्साहस, हमने उसमें भी तो पढ़ा था ना संधि में, ये बनता है। तो जब हम इसका रखेंगे ना तो ये दुष होगा, सा के नीचे हल आ जाएगा क्योंकि आधा है, यहाँ पर रा नहीं है, वो आधा सा है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अभी ये पूछेगा तो ये आ जाएगा। बस इसमें ना यही वाला पॉइंट है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, आपको लगता है? हाँ, जाने दो, छोड़ दो, एक नंबर का तो आएगा वैसे। देखो प्रश्न अच्छा यही ज्यादा देखने के लिए होता है, थोड़ा सा तेज बोलो ना, हाँ पंखा चल रहा है, आवाज कम आई है आपकी। आगे देखो, अगला आता है नी, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नी प्लस रोग दिया है तो निरोग हो गया, नी प्लस दान निदान, नी प्लस डर निडर आ गया। इसी तरह से परा शब्द दिया है, इसमें जय के पहले परा लगा दिया पराजय, आश्रय से पहले लगा दिया पराश्रय, अधीन से पहले लगा दिया पराधीन, विलोम बन रहा है उसका, ठीक है। शब्द आ रहा परी, पूर्ण से पहले परी लगाया, परी का भाव जो है आसपास या चारों ओर से आता है, ठीक है, आसपास का या चारों ओर, तो पूर्ण से पहले परी तो परिपूर्ण, ठीक है, ये पर्यायवाची है। भ्रमण से पहले लगाया परिभ्रमण, पर्यायवाची है। कल्पना से पहले परिकल्पना, जैसे कल्पना तो हमने किसी एक तरह की कल्पना की, और परिकल्पना का मतलब हो गया चारों एंगल पे सोच के हमने जो कल्पना की है वो परिकल्पना हो गई। तो ये तीनों के तीनों जो हैं इसके पर्यायवाची हैं। फिर शब्द है सत, सत ये वाला आपका आता है जो कि आपको समास में भी मिलता है ना, इसे ध्यान रखना। इस सत का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ, तो जैसे दिया है सत प्लस जन तो सज्जन शब्द बना, सत प्लस कीर्ति सत्कीर्ति, सत प्लस कर्म सत्कर्म। और ये तीनों ही शब्द अगर इनमें कभी आपसे समास पूछा जाए तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, क्योंकि इस सत का मतलब अच्छा और ये विशेषण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हो कि इन तीनों में ही आपका क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। चलो आगे आपका उपसर्ग आता है प्र, प्र उपसर्ग दिया है जिसका अर्थ जो है अधिक या ऊपर या यश से हो जाता है। जैसे चार शब्द में प्र जोड़ दिया तो प्रचार हो गया। देखो चार का मतलब होता है चारों दिशाओं की ओर, और उसमें प्र तो प्रचार क्या होता है, जब कहते हैं कि प्रचार हो रहा है तो मतलब चारों दिशाओं में होने वाला, ठीक है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। आवरण में प्र जोड़ दिया तो प्रावरण हो गया। देखो आवरण का मतलब होता है ढकना, ठीक है, और प्र से जोड़कर प्रावरण बनता है ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब होता है दुपट्टा जो कहते हैं, ठीक है, चुनरी को, तो वही ढकने के लिए आता है काम। ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, ठीक है, और प्र से हो गया प्रख्यात, यानी ख्यात से भी ज्यादा, ठीक है। एक जैसे कहते हैं कि वह बड़ा ही प्रसिद्ध है तो दो चार गांवों में प्रसिद्ध है, और जब कह दिया वो प्रख्यात है तो दो चार और गांवों में, मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा का भाव आ जाता है। शब्द है सम, ध्यान देना, अब सम और नीचे शम, एक तो सम पूरा हो गया और एक सम यहाँ पे आ गया जिसमें म आधा है। तो ये जिसमें सम पूरा है इसका अर्थ जो है वो साथ बराबर से आता है, बराबर या साथ से। जैसे कक्ष में हमने सम लगाया तो समकक्ष, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, देखो मान लो कि ये आपका कक्ष है, आपने कहा कि वो मेरे समकक्ष रहता है, तो मतलब बगल में, ठीक है, बराबर वाला, ये इसका भाव देगा। कालीन में सम लगाया तो इसने समकालीन कहा, समकालीन मतलब कि जिस समय में मैं हूं उसी समय में आप हो, तो आप मेरे समकालीन हो, ठीक है, तो बराबर का।
अब उसी तरह से ये सम आता है, इस सम का अर्थ या तो पूर्णता से होता है या सामने से होता है। ठीक है, देखते हैं इसको, इससे थोड़ा अलग अर्थ लेकर ये शब्द बनाता है। तो वो ज्यों का त्यों जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ये जुड़ेगा संधि के आधार पर। यहाँ पे सम प्लस योग हुआ तो संयोग हो गया, यहाँ पे सम प्लस अक्ष हुआ तो समक्ष। सम मतलब सामने, अक्ष माने आंख के, तो समक्ष बन गया। उसी तरह से सम प्लस मुख बना तो सम्मुख। जब कहते हैं वो मेरे सम्मुख है तो यानी मुख के सामने है। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द आपका बना है, ये संधि से बना है, इसमें संधि लागू हुई है। आगे आता है हमारा प्रति। प्रति का अर्थ हो गया हर एक या प्रत्येक से। तो जैसे क्षण में लगाया प्रति क्षण बन गया, ध्वनि में लगाया प्रतिध्वनि बन गया। इसके एक तरह से क्या होता है, विलोम वाले शब्द बन जाते हैं। क्षण प्रतिक्षण ये दोनों बन गए पर्यायवाची, और ध्वनि और प्रतिध्वनि ये बन गए विलोम एक दूसरे के। ध्वनि के बदले में उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, आगे शब्द आता है वी। वी उपसर्ग है हमारा, भाव हो जाएगा भिन्न से, हीनता से, समानता से। देखो ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कल जब मैंने आपको बताया था कि वी जोड़ के हमने शुद्ध शब्द में वी जोड़ा तो हमने उसका पर्यायवाची बनाया, और देश शब्द में वी जोड़ा तो हमने विलोम बनाया। तो अब ये कैसे होता है, क्योंकि इस शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं, तो भिन्न उससे अलग होने से, और समानता उसके समान होने से, तो दोनों ही भाव इसमें आ रहे। तो अलग अलग शब्द के साथ ही अलग अलग ही अर्थ ले लेता है। जैसे नाश में वी लगा दिया तो विनाश हो गया, तो पर्यायवाची बन गया। ठीक है, उसी तरह से देश में वी जोड़ दिया तो विदेश बन गया। ठीक है, देह माने हो गया शरीर, और वी माने हो गया नहीं यहाँ पर, तो विदेह हो गया यानी जिसके पास शरीर नहीं है। बताइए विदेह किसका पर्यायवाची मैंने बताया था? हाँ, किस किसका किसका? हाँ, कामदेव का, सही तो है। और तुम किसको बता रहे थे? अनंग का ना, तो अनंग भी तो कामदेव ही है ना, डरने वाली क्या बात है। अनंग विदेह दो नाम दिए हैं। अब इसके साथ एक नाम और याद कर लो, विदेह जो है राजा जनक का भी नाम है। ठीक है, इसीलिए सीता को वैदेही कहा जाता है। सीता का पर्यायवाची वैदेही है। ठीक है, आपने सुना होगा, रामायण में देखा होगा तो राम अक्सर कहा करते थे वैदेही। ठीक है, जानकी बना है जनक राज्य की, मतलब मतलब जनक नाम से बना है जानकी। चलो, तो विदेह में हो गया कामदेव और राजा जनक। अच्छा, ये जानना नहीं चाहोगे कि राजा जनक को विदेह क्यों कहा गया? क्योंकि विदेह का मतलब है जो शरीर में ना हो। तो ये ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक राजा होते हुए भी और इस शरीर में होते हुए भी इस मोह माया से अलग थे। वो पूरी तरह से बहुत मतलब विद्वान पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, तो इसीलिए उनका नाम विदेह रखा गया था। मतलब विदेह उन्हें कहा जाता था कि वो मोह, राजा होने के बाद भी मोह माया से दूर थे। अब देखो आगे आता है हमारा अगला सु। सु उपसर्ग का भाव हो गया अधिक या अच्छा से। तो जैसे कर्म में लगा दिया सु तो सुकर्म हो गया, अच्छे कर्म। गति में लगा दिया सु, सुगति यानी अच्छी दशा। यहाँ गति का मतलब दशा से, स्थिति अवस्था से। गंध का मतलब हो गया महक, स्मेल जिसे कहते हैं। सु माने अच्छी, तो सुगंध हो जाता है। अब इसी से ही आपके जब विलोम बनाएंगे तो दुर माने बुरा होता है, तो बुरा में अगर गंध लगा दो तो दुर्गंध बन जाता है शब्द। तो ऐसे हम जब विलोम बनाते हैं तो कई बार हम उपसर्ग से उपसर्ग बदल कर भी विलोम बनाते हैं। तो ये जो अब आप उपसर्ग सीख रहे हो ना, इससे आप विलोम बनाने भी सीखोगे आगे, क्योंकि जब मैं शब्द निर्माण आपको सिखाऊंगी तो वहां बताऊंगी कि विलोम शब्द हमारे कितने प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। तो बहुत सारी जो आसानी होती है ना, आपको जब इन चीज़ों को सीख लेते हो तो इनको याद करने में आसानी हो जाती है इन चीज़ों से। अब सुबह वाले बैच में 2 छात्र हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मैम बहुत कठिन लगती है हिंदी, इतना ज़्यादा ये है। कठिन नहीं है, बस आप एक बार देखेंगे ना जब सारी चीज़ों को, तो आपको लिंक पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ चलना है हमको। चलो देखो, अब आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हमारे कौन कौन से हैं, एक बार मेरे साथ दोहरा लो। अ, अन, अध, उन, अ, कु, स, क, सु, नी, दु, बिन, भर। अब देखेंगे हम इसमें आ उपसर्ग हमारा दिया है जिसका भाव अर्थ जो है हमारा भावार्थ अभाव या निषेध से है। तो जैसे
छूत शब्द में हमने बनाया है अ, तो शब्द क्या बन गया? अछूत। तो लिख लीजिए इसे। ज्ञान शब्द में हमने आ लगाया तो शब्द क्या बन गया? अज्ञान। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये ऐसे किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी के उसमें, ये ज्ञान शब्द आपका हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है? हिंदी का। संस्कृत में क्या कहते हैं ज्ञान को? अरे इसकी शक्ल देख के भी आप बता सकते हैं, ये वाले वर्ण आपको जहाँ भी मिलेंगे वो संस्कृत वाले ही हैं, ठीक है। हिंदी में, हिंदी के जो नए शब्द बन के आए हैं ना, उन्होंने हिंदी की एक खास बात रही है कि एक तो हिंदी ने हमेशा पूर्ण वर्ण दिया है, जहाँ पूर्ण शब्द देता है वो, अंत में कोई आधा अधूरा नहीं देता। और दूसरा, संयुक्त वर्ण से संबंधित जो आपके अक्षर होते हैं उनको लिखने से बचती है हिंदी। जैसे मान लो कि संस्कृत में आप कार्य लिखते हो, हिंदी इसको कारज कर देती है। मतलब ये कि र जो आधा हो गया, ये इसको मिला के संयुक्त वर्ण बना रहा है ना, तो ये इसको पूरा कर देते, कारज। हिंदी में हम कहते हैं कारज है हमारे घर में, ऐसे बोलते हैं ना। तो हिंदी जो है वो सरलता की ओर जाती है, बहुत ज्यादा नहीं जाती। तो ये हमारा क्या है, ज्ञान शब्द जो है ये हमारा संस्कृत का ही है, लेकिन देखो हिंदी के इसमें लिखा हुआ है, सबने लिखा है। हाँ, कागज ये होता है जिसपे आप लिख रहे हो, और वो कारज मतलब घर में जैसे काम ना, कोई प्रोग्राम होता है, जो कार्यक्रम, काम, कारज, कारज, वो इसे कागज मत समझो। हाँ, गांव देहात में शब्द इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग करते हो नहीं करते हो? मेरे घर में तो बहुत होता है, कहता है घर में कारज है और इनको देखो आज ये पढ़िए। अक्सर मेरी मम्मी हम लोगों को ऐसे डांटती है, जैसे हम लोग अब सब लोग भाई बहन इतना बड़े हो गए हैं, और जब भी कोई घर में जैसे मान लो दिवाली होती है या होली होती है तो सब मिलते हैं। तो होता है कि सुबह सुबह उठ के बैठ जाएंगे कि चलो चाय पे बैठे बातें कर रहे हैं, और पता नहीं जैसे ही हम लोग बैठेंगे, अब जैसे सारे एक साथ बैठते हैं अपनी अपनी बातें करते हैं। अब हम लोगों को चुगली तो करनी नहीं होती है, हम एक दूसरे की या तो टांग खींचेंगे कि भाई थोड़ा सा हंस लें, और जहां हम हंसना शुरू होते हैं वहां हमारी मम्मी को पता नहीं क्या चिड़ मचना रहती है, एकदम से चिल्लाएंगी, देखो कारज का टाइम हो रहा है और इन्हें अपनी लग रही है। तो इतना प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे घर में आते रहते हैं। अब पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, खड़ी बोली से ही संबंधित रखते हैं हम, तो खड़ी बोली वाले शब्द है ये, ठीक है। ये हो गया अज्ञान। ज्ञेय का मतलब भी होता है जिसे जाना जा सके, और इसमें अ लग गया तो शब्द क्या बन गया? अज्ञेय। और नाथ शब्द का मतलब होता है स्वामी, और उसमें अ लग गया तो अनाथ हो गया, ठीक है। इसी तरह से उपसर्ग आता है उन, उनका अर्थ यहाँ पर आ जाएगा एक कम, ठीक है, भाव से आता है एक कम। अब जैसे 30 में उन लगा दिया तो शब्द क्या बना? 29, और 29 क्या होता है? 30 से एक कम, ठीक है। इसी तरह से 60, 60 का मतलब यहाँ पे 60 से है, उसमें उन लगा दिया तो शब्द बन गया 59। इसी तरह से जो 50 शब्द का अर्थ है यहाँ पे 50 से, और उसमें उन लगा दिया तो शब्द बन गया 49। अब आपको समझ में आ गया होगा, 19 से लेके और आपका ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो सारा एक कम एक कम एक कम चलता रहता है, ठीक है। तो इससे आता है ये उपसर्ग हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा अन उपसर्ग। अब देखो संस्कृत में हमने एक अन उपसर्ग देखा था, जब भी ये आएगा ये आ जाएगा हमारा संस्कृत वाला जिसके नीचे हल लगा है, ठीक है। तो ये क्या? अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ना जा सके, ज्ञेय का मतलब जिसे जाना जा सके, अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द याद नहीं किया तुमने? दूसरे सेट में ही है, जिसमें ज्ञेय, अज्ञेय और विज्ञेय, प्रज्ञेय ये सारे हैं एक साथ। चलो, तो देखो ये तो हमारे संस्कृत में आता है, लेकिन हिंदी वाले उपसर्ग में हमारा जो अन है ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोल शब्द, मोल का मतलब क्या होता है? जिसे हम मूल्य कहते हैं, ठीक है, हिंदी में मोल कहते थे उसको, कीमत एक तरह से, है ना। और अन लगा दिया तो भाव तो अभाव या निषेध से आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा? अनमोल, जिसका मोल ना हो। पढ़ शब्द में हमने अन लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? अनपढ़, ठीक है। ऐसे ही मेल, मेल का मतलब मिलना, मिलना जुलना, उसमें अन लगा दिया तो अनमेल, कहते हैं अनमेल विवाह, सुना है ना शब्द, ये आता है
आजकल मतलब आजकल क्या लोग अनमेल विवाह कर देते हैं ना, कि जो पसंद नहीं होता, या कोई लड़का बहुत लंबा होगा लड़की छोटी कर देती है, ऐसे मतलब अनमेल का मतलब ऐसे नहीं है, या उस तरीके से कि कद काठी रूप रंग को देखकर जब कहा जाता है तो उसमें अनमेल की कोई मेल ही नहीं है। फिर शब्द आता है सुना। सुना मतलब सुनना, और अन माने नहीं, तो अनसुना आ जाएगा, तो जो सुना हुआ नहीं है अनसुना। उपसर्ग आ गया औ, और औ जो शब्द है उसका भाव आ जाता है हीन या निषेध से, ठीक है। अब यहाँ पे गुण, ये जो गुण शब्द है ये गुण से बना है। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये जो गुण शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, और इससे तद्भव बन गया आपका गुण। तो आप चाहो तो तत्सम तद्भव में इसको लिख सकते हो। जब मैं बीच में कोई शब्द ऐसे बताती हूँ तो उसको लिख लिया करिए तत्सम तद्भव में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो गुण शब्द है संस्कृत में है और इसका हिंदी में गुण कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने अ लगा दिया तो ये हीन से ही आ रहा है, तो अगुण का मतलब वही आ गया जिसके अंदर गुण ना हो, ठीक है। लाद शब्द का अर्थ होता है बोझ, और अ का मतलब नहीं, तो शब्द बना औलाद। तो औलाद वो होती है जो माता पिता पर बोझ नहीं होती, ठीक है। औलाद औलाद होती है, माता पिता होते हैं। एक बात आप लोगों को ना मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, देखो पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा मैं ये बात आप लोगों से कहूंगी कि भविष्य में आप भी एक समय जाओगे, माता पिता बनोगे। मैंने अक्सर देखा है समाज में क्या होता है, चाहे पुरुष हो या महिला, मैं दोनों की ही बात यहाँ पे कहूंगी, चाहे वो बेटी हो, बेटी के रूप में हो या बहू के रूप में, फिर लड़का चाहे बेटे के रूप में हो चाहे दामाद के रूप में, जिम्मेदारी दोनों की बनती है, दोनों माता पिता के लिए। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप दो होके ना एक होते हो तो स्वाभाविक सी बात है माता पिता भी जुड़ते हैं। पर मैंने यहाँ पे देखा है कि अब हम अगर ये कहें कि जो बेटी है वो अपने माता पिता के लिए बोलती है, दामाद नहीं बोलता, तो ऐसे ही वो बहू बन के वहां जाके फिर अपने सास ससुर के लिए ऐसे बोलती है। मतलब सास ससुर किसी को पसंद नहीं है, न लड़के को पसंद है सास ससुर और न लड़की को पसंद है। तो ये तो एक अलग वाली बात है, इस विचारधारा की तरफ नहीं जा रही मैं कह रही हूँ अपने ही देख लो। जैसे मान लो कि आप बेटा हो, आपके घर में पत्नी है और आपके माता पिता हैं, तो एक बात ये बताइए कि क्या पत्नी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपकी मर्जी के बिना वो आपके माता पिता के खिलाफ हो जाए? अगर हो जाती है तो ऐसे रिश्ते को छोड़ना बेहतर है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता पहले हैं, वो बाद में है। आप सख्ती से अगर शादी के पहले दिन ये बात कह दे कि एक बात ये जान लो कि यहाँ पर ये माता पिता नहीं है, दो बच्चे हैं मेरे, हम जो करेंगे ना वो पहला नहीं तीसरा होगा। तो अपने दिमाग में ये बात हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना कि दो बच्चे हमारे पास पहले से ही हैं, मम्मी पापा, और तीसरा हम करेंगे। तो जो भी हमारा खर्चा होगा, हम जो कमा रहे हैं कर रहे हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी बनेगी वो अपने माता पिता के लिए, उनको जो चाहिए उसके लिए जिम्मेदारी बनेगी। मैं आजकल ये देखती हूँ कि हमारे बच्चे बच्चे नहीं, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता वाले उस एज के भी लोगों को देखूं, वो अपने माता पिता के प्रति इतनी ज्यादा रूड हो जाते हैं कि बच्चों के लिए तो कुछ भी बर्बाद कर देंगे, पर जब बात माता पिता के लिए करने के लिए आ जाती है तो उसका हिसाब आपस में करते हैं। मान लो अगर 3 भाई हैं 4 भाई हैं, मैंने माँ को इतने 1000 रुपए दिए थे पिछले महीने, तूने कितने दिए, ऐसे लड़ते हैं। पर कभी माँ बाप को आपस में लड़ते देखा कि माँ लड़ रही है पिता से कि तुम्हारी इस औलाद पे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, तुमने कितना किया? कभी ऐसा देखा नहीं, वो इक्वल करते हैं। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों को यहाँ पर कि जीवन में जब आगे बढ़ोगे ना और जॉब लगेगी और जो काम करोगे ना, तो अपनी जॉब में से ना 1% हिस्सा ना ऐसा निकाल के रखना कि ये मेरे माँ बाप के लिए है, और ये ऐसे है जो मुझे उनको बिना पूछे देना है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा अपना YouTube का जितना भी आता है वो मेरा अकाउंट मेरे पापा के पास है, ये मैंने दिया है उनको कि वो अकाउंट दिया हुआ है YouTube से जितना भी आता है, और मैं उस पर मेहनत करती हूँ कि अब उनके पास ये जाए। मतलब इस तरह से चीज़ें की हुई हैं कि उन्हें ये कभी मांगना ही ना पड़े या कहना ही ना पड़े कि बेटा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि एक समय के बाद रिटायरमेंट हुई है उनकी और उन्हें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। तो मैं ये वाली बात आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हमारे माँ बाप हमारे लिए कमा रहे होते हैं ना, तो उस समय वो अपने लिए ना कुछ भी नहीं करते। वो अगर उनको मान लो कि कोट खरीदना है
और आप उनसे, वो अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे ना अब बहुत दिन हो गए, एक अच्छा सा कोट बना लेता हूँ, तभी आप जाके डिमांड कर दो, पापा मुझे ना ये जैकेट पसंद आ गई, तो वो क्या कहेंगे, वो अपने मन में, आपको पता तक नहीं चलेगा, वो अपने मन में सोच लेंगे, अरे चलो कोई बात नहीं, मैं अपना कोट तो बाद में बना लूंगा, बेटे की इच्छा है, बेटे के लिए पूरा कर देता हूँ। तो वो ऐसे ही करके आपसे कर देते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि माँ बाप हमसे मांग ले, जब उनको पैसे की जरूरत हो तो वो हमसे मांग ले। छोटी सी बात ये सोचना कि जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ पे पैसा रखा है, वो उस उम्र में जाके कैसे आपसे कह देगा कि मुझे पैसे दे दो। एक आत्मसम्मान होता है। तो अगर मेरी इस बात का मतलब आप समझे हों थोड़ा सा, तो जीवन में अपना लेना, तो मेरी ये बात कहने का एक मतलब बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं वापस। तो बात शुरू हुई थी लाद से, तो यानी बोझ। तो जो ये औलाद है, ये माँ बाप पे औलाद बोझ नहीं होती, तो ये इसका क्या बना है, विलोम बना है। आगे शब्द आता है झड़। झड़ समझते हो, जैसे हम कहते हैं बरसात के मौसम में ना, वर्षा ऋतु में लग जाता है तो उसे कहते हैं झड़ लग गया लगातार, और उसी में औझड़ जो हो जाता है, तो औझड़ मतलब देखो झड़ हो जाएगा, ऐसे मान लो कि 2-3 दिन का हो गया, और औझड़ वाला शब्द हम प्रयोग करते हैं तब जब 10-10 दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, शब्द है अध। अध जो दिया है, तो यहाँ पे इसका भावार्थ हो जाएगा आधे के अर्थ में। ठीक, यहाँ दिया है अध खिला, शब्द में हमने अध लगा दिया, तो क्या बन गया, अध खिला, मतलब जो आधा खिला हुआ है। पका में लगा दिया तो अध पका, जला में लगा दिया अध जला, मरा में लगा दिया अध मरा। ठीक है, तो एक तरह से कैसे बन रहे हैं, हमारे नई विशेषता वाले शब्द ही बन रहे हैं। शब्द है उपसर्ग है कु, जिसका भाव हो जाता है बुराई और हीन या नीचता से। तो यहाँ पे शब्द हमारा आ गया जैसे ख्यात। ख्यात का होता है प्रसिद्ध होना, तो कु लगा दिया तो कुख्यात। जो बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से प्रसिद्ध ना हो, बुरी बात के लिए जिसका नाम हो रहा हो, तो उसको कहते हैं कुख्यात। अब ये नकारात्मक शब्द हो गया, तो आप ये बताइए कि कुख्यात विद्वान कहेंगे कि कुख्यात गुंडा कहेंगे? तो नेगेटिव शब्द के साथ लगाएंगे। आपके वाक्य शुद्धिकरण में ऐसे ही आता है कि वे बड़े ही कुख्यात विद्वान हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुख्यात नहीं, क्या हो जाएंगे वो, प्रख्यात। ठीक है, हमने इसका उल्टा लगाया ना प्र, तो ये आ जाएगा प्रख्यात बन जाएगा। तो प्रख्यात मतलब अच्छी चीज के लिए। अब जैसे शब्द दिया है रूप, तो कु बन गया तो कुरूप हो गया। शासन में कु बुरा शासन, कुशासन हो गया। समय में कु लगा दिया तो कुसमय बुरा समय हो गया। ठीक है, आगे आता है हमारा स उपसर्ग। स उपसर्ग में हम देखेंगे इसका भाव हो जाएगा श्रेष्ठता या अच्छा होने से। तो जैसे हित, हित के साथ हमने स लगा दिया तो सहित। ठीक है, पूत के साथ लगा दिया सा तो सपूत बन गया। आदर के साथ स लगा दिया तो सादर बन गया। अब इसमें क्या हुई है, संधि हुई है, इसमें ये रख लेना। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अवधान में स लगा दिया तो सावधान हो गया, इसमें भी संधि है, सेम टू सेम। ठीक है, दु उपसर्ग आ गया, जिसका अर्थ जो भाव है वो दो बुरा या हीन से होता है। जैसे काल में दुकाल लगाकर तो दुकाल हो गया। गुना शब्द में दु लगा दिया दुगना हो गया। धारी शब्द में दु लगा दिया तो दुधारी हो गया। और बला शब्द में दु लगा दिया तो दुबला हो गया। ठीक है, इस तरह से शब्द बन गया। देखो ये जो आपका दुधारी शब्द आता है, अब इस दुधारी शब्द से ये ऐसा शब्द है जो आपको ना आगे इसके अंदर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी हो सकता है। ये ऐसा शब्द है, इससे कभी आएगा, मैं आपको इसको बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि याद रहेगा कि ये कैसे है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आ जाते हैं, पर अर्थ से बदल जाता है। जैसे अगर हम शब्द का अर्थ बदल दें तो शब्द का अर्थ बदलते ही ये भाव बदल जाएगा कि उसमें उपसर्ग है या प्रत्यय। तो ये कैसे है, तो ये मैं अभी बताऊंगी आपको। चलो आगे दिया हुआ है उपसर्ग आ गया हमारा का उपसर्ग, जिसका भाव बुराई या हीनता से हो जाएगा। तो जैसे पूत शब्द में का लगा दिया कपूत हो गया। जली, जली हुई में लगा दिया तो कजली हो गया। ठीक है, बिन शब्द में हमने जैसे देखा, सॉरी बिन उपसर्ग है,
ठीक है, तो देखा में बिन लगा दिया तो बिन देखा, मांगा में बिन लगा दिया बिन मांगा, बिन बोला, बिन कहा, बिन चाहा, बिन बोया। ठीक है, उसी तरह से सु उपसर्ग हमारा आ जाता है, जिसमें लब शब्द में हमने सु लगा दिया तो क्या बन गया, सुलभ। गति में सु लगा दिया सुगति, गंध में लगा दिया सुगंध। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया भर उपसर्ग। भर उपसर्ग हमारा क्या कहता है, इसका भाव पूरा या ठीक से आ जाएगा। तो जैसे पेट में भर लगाया तो भर पेट हो गया, दिन में भर लगाया तो भर दिन हो गया। पूर, पूरा जो है यानी पूर का मतलब यहाँ पे पूर्ण से है, तो इस पूर में लगा दिया भर तो भरपूर हो गया। ठीक है, उसी तरह से शब्द आ गया नी। नी का भाव जो है निषेध से और अभाव से आ जाएगा, तो रूप में लगा दिया निरूप, डर में लगा दिया निडर, ढाल में लगा दिया निढाल, हत्या में लगा दिया निहत्था, सॉरी हत्था में। हत्था का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, और निहत्था उसी में आ गया जिसके पास और कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। हत्था से मतलब हाथ आ जाएगा, नहीं माने नहीं है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है तो निहत्था हो गया। ठीक है हाँ क्या, ये उपसर्ग आए ना, हिंदी शब्दों में भी होते हैं तो संस्कृत में भी होते हैं, तो इसलिए दिए हुए हैं। इसमें ये मत करना, मतलब ये चीज नहीं देखना कि हिंदी में आ गया संस्कृत में आ गया। जो तुमको हिंदी में मिलेगा वो संस्कृत में भी मिल जाएगा, और जो संस्कृत में है वो हिंदी में भी मिल जाएगा। जैसे हमारा अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग में हमारा जो है वो हिंदी के भी शब्द हैं और हमारे वो संस्कृत के भी हैं। तो वो आ वाला उपसर्ग हमने यहीं पे लिखा हुआ है, वहां नहीं लिखा संस्कृत में, तो ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। ठीक है, मना करना, मना करना मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे हमने निषेध कर दिया कि अब कोई यहाँ नहीं आएगा, एक तरह से आप निषेध शब्द जो यहाँ देने का अर्थ है वो ये है कि नकार देने से, ठीक है, नेगेटिव होने से, मतलब आप उसको नेगेटिव समझ लो कि निषेध का मतलब नेगेटिव होना। ठीक है, अब इससे जो शब्द बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, उसका एंटी, इस तरह से। सावधान में मैंने आपको दीर्घ संधि में बताया था कि स उपसर्ग है और इसमें अवधान, अवधान शब्द का मतलब होता है सचेत। ठीक है यहाँ पे अ और ये अ दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सावधान बन जाएगा। ठीक है, तो सचेतता के साथ, सावधान का मतलब और भी ज्यादा सतर्क। और ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा है और इसमें गलती करते हैं और प्रश्न आपका वही दोहराता है जिसमें गलतियां होती हैं छात्रों से, क्योंकि जो प्रश्न सब सही कर देते हैं वो आगे के लिए खत्म हो जाता है। अब आगे उर्दू के उपसर्ग, तो उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं देखेंगे हम। जैसे दिया है कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम। अब इसमें आपको ना कौन से शब्द ऐसे दिखाई दे रहे जो हिंदी में भी है, देखो हर शब्द और हम शब्द हिंदी में भी होता है। हिंदी में जो हर होता है उसका अर्थ क्या होता है, शिव। ठीक है, और हिंदी में जो हम होता है वो मैं का बहुवचन होता है, मैं का बहुवचन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास जरा शब्द आ गया ना, जरा और जरा, नुक्ता लगा दिया। ठीक है, इस तरह से जरा मतलब बुढ़ापा और जरा माने थोड़ा, तनिक। तो इस तरह से आपके ये दो शब्द हैं। तो कई बार ऐसे छात्र ये कहते हैं कि मैम ये सब तो उर्दू का है और ये हिंदी का भी है या कैसे है, तो यहाँ पे ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, अर्थ सेम नहीं मिलेंगे, है ना। तो हर शिव के लिए आ गया और हम माँ का बहुवचन हो गया, पर ये इसके उपसर्ग भी हैं। तो जैसे देखेंगे दिया हुआ है, देखो यहाँ पर पहला उपसर्ग है कम। कम का भाव जो है वो क्या आ जाएगा, थोड़ा या हीन से। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि संस्कृत में कम के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, जिसमें नुक्ता लगा हुआ है उसका मतलब थोड़ा है, ठीक है, और जिसमें नुक्ता नहीं लगाया उसका मतलब बुढ़ापा है। क्या बोलते हैं कम को, कुछ अल्प कहते हैं,
आपको बहुत सारे शब्दों के बारे में नहीं पता है कि क्या चीज़ है, या दिमाग नहीं लगाते हैं ना। जब अल प्राण महाप्राण ऐसे करके अगर जो ऐसे बोले ना इस तरह की भाषा, वाक्य हिंदी बोलता है। हाँ, हम उर्दू भी बोलने लगे हैं बहुत ज्यादा। तो कम उपसर्ग है जिसका भाव थोड़ा या हीन से आ जाता है, यानी कम होने से आ जाता है। तो जैसे सिन शब्द में हमने कम लगाया तो कम सिन हो गया। सिन का अर्थ जो है उम्र या अवस्था से आता है। अवस्था कैसी है? कम सिन। तो कम सिन जैसे कोई नव नवेली जो युवती होती है, कम उम्र की होती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है कम सिन। उम्र से पहले कम लगा दिया, कम उम्र शब्द बन गया। उसी तरह से खुश शब्द है, खुश उपसर्ग है जिसका भाव जो है वो किससे आएगा? अच्छा, प्रसन्न या शुभ से आएगा। तो जैसे मिजाज, मिजाज कहते हैं स्वभाव को, तो खुश मिजाज। जैसे अब देखो शब्द बना है बूदार, बूदार शब्द है और उसमें खुश लगा है। अब इस शब्द में से जो बना है खुशबूदार, इस शब्द में दो उपसर्ग हैं। बू, बू गंध के लिए आता है, दार यहाँ पर ये जो बू है ये शब्द भी आपका उपसर्ग में आ जाता है। ठीक है, तो ये खुशबूदार। ठीक है, अब आता है जैसे किस्मत शब्द में लगा दिया तो खुश किस्मत हो गया। इसी तरह से गैर आ गया जिसका अर्थ भिन्न या पराया से आ जाएगा। तो मुल्क में गैर मुल्क, ठीक है, सरकारी में गैर सरकारी, हाजिरी में गैर हाजिरी। अब इन शब्दों को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि हमारी भाषा में उर्दू के भी कितने सारे शब्द सम्मिलित हैं जिन्हें हम देखते हैं। हाँ जी, गैर हाजिरी का नहीं, एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट होना। नहीं 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 नहीं, नहीं। उस अनऑथराइज नहीं होगा, इसका एब्सेंट होता है। आगे देखो शब्द है दर। दर शब्द का यहाँ पर अर्थ है में, और ये में जो हमारा कारक चिन्ह बनता है ना अंदर के लिए जब प्रयोग करते हैं, जैसे घर में, तो अंदर के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो है। तो जैसे असल शब्द में हम जब दर लगा देते हैं तो दरअसल बन जाता है। और इस पॉइंट से ना एक पॉइंट यहाँ समझ लो, लिखो रफ कॉपी पे लिखो। जैसे वाक्य लिखिए, बात दरअसल में यह है, बात दरअसल में, बात दरअसल में यह है कि मैं कल नहीं आऊंगा। बात दरअसल में यह है कि, कौन सा की आएगा? कॉमा नहीं लगेगा, किसे पहले मैंने कहा कॉमा लगाया? और छिपाओ मत, अब देख लिया मैंने तो गलती करी है ना, कि मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा। ठीक है, वाक्य पूर्ण विराम लगा दीजिए। मैं कल नहीं आऊंगा, नहीं पर बिंदी लगा दीजिए। आऊंगा में चंद्रबिंदु लगेगा जो बिंदी लगाई है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। कितनी सारी त्रुटियां करते हो लेखन में। ठीक है, उससे पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है या वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा? मैं देखो, नहीं 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 नहीं, दरअसल और में जो है वो दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो बात दरअसल यह है कि मैं कल नहीं आऊंगा। तो ये जो दरअसल के साथ हमने में लगाया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा दर है ना इसी में है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, आगे भविष्य में कभी वाक्य आपको मिले ऐसे ही अशुद्धि हम करते हैं। आगे शब्द है ना, ना का भावार्थ आ जाएगा अभाव या निषेध से। तो जैसे उम्मीद में लगा दिया ना तो ना उम्मीद हो गया, पसंद में लगा दिया ना, नापसंद हो गया, लायक में लगा दिया ना, नालायक हो गया। लायक का मतलब होता है योग्य, और नालायक का मतलब होता है जो योग्य ना हो। ठीक है, नहीं आगे। ब उपसर्ग आ गया जिसका भाव के अनुसार या के साथ हो जाएगा। जैसे दौलत शब्द में हमने ब लगाया तो बदौलत, यानी बदौलत यानी उसकी वजह से। ठीक है, के साथ यानी उसके कारण, एक तरह से कारण का भाव देगा ये। नाम, बनाम शब्द आ जाता है, जैसे नाम में ब लगा देते हैं बनाम, तो उसके साथ यानी ये और ये जो आता है ना कि ए बनाम बी जो आता है, हाँ, तो वो वर्षिश। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा बा, फिर अगला आता है बा, बा का अर्थ आ जाता है साथ से। तो जैसे कायदा में बा लगा दिए तो बाकायदा, मतलब कायदे के साथ।
ठीक है, इज्जत से बाइज्जत। आगे देखो बर, अभी भी बाइज्जत बरी होता है, ससम्मान बरी नहीं होता। बाइज्जत बरी किया जा रहा है, ससम्मान मुक्त किया जा रहा है, ये नहीं बोलेंगे। चलो देखो आगे देखो, बर दिया है, बर, बर का अर्थ ऊपर से हो जाएगा, बाहर से आ जाएगा। दास्त में बर लगा दिया तो बर्दाश्त, कहते हैं मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ठीक है, आगे जैसे खास्त शब्द दिया है, इसमें बर लगा दिया तो बर्खास्त हो गया। ठीक है, यानी उसको सस्पेंड करना। आगे आ जाएगा, नाम में लगा दिया बद। अच्छा, अगला उपसर्ग है बद, बद माने बुरा से आ जाएगा, नाम में लगा दिया तो बदनाम, किस्मत में लगा दिया बदकिस्मत, बू में लगा दिया तो बदबू। ठीक है, बू माने गंध और बद माने बुरा, तो बुरी गंध के लिए आ गया। फिर आ गया बे, बे का अर्थ जो आता है बिन से या रहित से आता है, तो ईमान से पहले लगा दिया तो बेईमान, रहम से पहले लगा दिया बेरहम, इज्जत से पहले लगा दिया तो बेइज्जत। इस तरह से शब्द बन जाते हैं। ला उपसर्ग है, बिन से इसका भाव जो है वो बिना से आ जाएगा। तो जैसे शब्द दिया है इलाज से पहले लगाएंगे तो ला इलाज हो जाएगा। क्या बन रहा है, विलोम बन रहा है एक तरह से उसका, ला इलाज और फिर ला इलाज। परवाह से लापरवाह बन रहा है, वारिस से लावारिस बन रहा है। वारिस का मतलब होता है उसकी एक तरह से देखभाल करने वाला। ठीक है, और लावारिस हो जाएगा जिसका कोई ना हो। ठीक है, लावारिस। आगे आता है सर। देखो असल में मुझे लगता है कि लावारिस शब्द का अर्थ यही है कि जिसके पास कोई ना हो। अब और क्योंकि वारिस का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई वारिस हो, तभी बनता है। अब वैसे लावारिस को अनाथ से लगा लेते हैं लोग, ये अनाथ नहीं होता है। लावारिस का मतलब होता है कि जिसका अब करने वाला कोई नहीं है, मालिक नहीं, जिसकी करने वाला कोई नहीं है। वारिस जो है वो संतान, वंशज में आता है ना, वंशज के लिए। वही तो, अब मैं वही तो कह रही हूँ कि उसका अर्थ जो हम लेते हैं उस तरीके से कि इसका स्वामी ना हो कोई, लेकिन अगर देखा जाए वारिस शब्द के अकॉर्डिंग तो बनता है उससे कि उसके आने वाला आगे। तो या हम वस्तु के बारे में कह सकते हैं कि उसको यूज करने वाला, क्योंकि वंशज तो वही होता है ना, उसकी संपत्ति को यूज करने वाला वारिस जो बनेगा। तो आप सामान के लिए वारिस लावारिस कहेंगे तो बात यही है कि उस सामान को यूज करने वाला। ठीक है, चलो देखो आगे शब्द आता है सर। सर शब्द का अर्थ जो हो जाएगा भावार्थ मुख्य श्रेष्ठ से हो जाएगा। कार का अर्थ यहाँ करने वाला, सर जो मुख्य है करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, सरकार। ताज से पहले बन गया सर, तो सरताज जो सबके ऊपर होता है उसी से बना है। हर शब्द का हर प्रत्यय का यहाँ, सॉरी प्रत्यय नहीं उपसर्ग, हर उपसर्ग का जो अर्थ है यहाँ पर प्रत्येक से आ जाएगा, हर एक के लिए। तो रोज में हर लगा दिया तो हर रोज, चीज में हर लगा दिया हर चीज, हाल में लगा दिया हर हाल। उसी तरह से शब्द आता है हम। ठीक है, उपसर्ग है हम का अर्थ साथ रहने वाला या बराबर के से आ जाएगा। तो उम्र में लगा दिया, माँ के नीचे वो लगा दीजिए रा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो हम उम्र हो गया, वतन में लगा दिया हम वतन हो गया, सफर में लगा दिया हम सफर हो गया। ठीक है, इस तरह से सारे शब्द बन जाएंगे। आगे शब्द आता है हमारा, अब कुछ इसके अलावा अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। आप में से जो छात्र आरओ एआरओ की तैयारी करेंगे या आगे यूपीपीसीएस मेंस आदि लिखेंगे तो वहाँ पे आपके अंग्रेजी से संबंधित ये उपसर्ग भी आ जाते हैं, तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। जैसे सब, डिप्टी, जनरल, वाइस, चीफ, हेड आदि ये आ रहे हैं, तो इनसे शब्द बनने वाले हैं। जैसे सब लगाते हैं तो वो अधीन या नीचे के लिए भावार्थ देता है। जैसे इंस्पेक्टर में सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर से छोटा हो जाता है। उसी तरह से जैसे डिप्टी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सहायक से आता है। तो जैसे हम लगाते हैं रजिस्ट्रार में लगा देते हैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार हो जाता है, यानी सहायक उसका। उसी तरह से जैसे जनरल शब्द है तो प्रधान या मुख्य के लिए लगाया जाता है। जैसे मैनेजर में लगा दिया तो जनरल मैनेजर यानी वो प्रधान हो जाएगा। वाइस भी सहायक को दर्शाता है, तो जैसे वाइस राय, राय के साथ लगा दिया जाता है तो वाइस राय बन जाता है। इसी तरह से चीफ प्रमुख के लिए आता है, तो जैसे मिनिस्टर है तो उस पे उसके ऊपर फिर चीफ मिनिस्टर आ जाता है। हेड शब्द का प्रयोग भी मुख्य के लिए होता है। जैसे मास्टर तो हेड मास्टर, तो मास्टर कॉमन होंगे उनके ऊपर हेड मास्टर। ठीक है, इस तरह से ये अंग्रेजी से संबंधित हैं कुछ। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं
जो अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं, मतलब होते अव्यय होते हैं या कुछ उपसर्ग के रूप में भी होते हैं, तो ये इन्हें हमने अभी तक नहीं पढ़ा जो हमने हिंदी या संस्कृत में देखा, लेकिन आपको ये गाहे बगाहे मिल सकते हैं कहीं आते जाते। आपसे उपसर्ग के बारे में पूछ सकता है कि उपसर्ग है या नहीं, तो इस पे भी आप एक बार नजर मार लीजिए। जैसे शब्द है आपका अंतः, अंतः का भाव आ जाता है भीतर या बीच का, इसके लिए तो जैसे हम बोलते हैं अंतःकरण, तो अंतःकरण का मतलब हो जाता है हमारे अंदर का, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं अंतःकरण मतलब अंदर होने वाला, और ऐसे ही अंतःपुर, तो अंतःपुर का अर्थ आ जाता है घर के अंदर जो स्थान होता है। अंतःपुर किसको कहा जाता है? जहां महिलाएं रहती थी उस स्थान के लिए, तो इसी से बना है ये शब्द। फिर शब्द है हमारा अध, अध का भाव जो है वो नीचे या तले से आ जाता है, तो जैसे अध है पतन, पतन शब्द में अध लगा दिया तो यानी पतन हो जाता है अधे पतन, पतन से भी और ज्यादा नीचे तो अधे पतन। अधोगति यानी जो दशा है उससे भी नीचे। अब देखो अधोगति और अधोगामी में ना विसर्ग ने क्या कर दिया है, संधि में परिवर्तित कर दिया है उसको, तो यहाँ पर लिख लो, नोट कर लो, ये अधोगति और अधोगामी जो है ये संधि से बने हुए शब्द हैं, यहाँ पर संधि बनी है यहाँ पर विसर्ग की। फिर शब्द आ गया आत्म, आत्म का अर्थ यहाँ पर अपना से आता है, ठीक है, स्वयं से कह सकते हैं हम, अपनी मतलब स्वयं के लिए। तो जैसे कथा शब्द में लगा दिया आत्मकथा, या तो आत्मकथा अब स्वयं की कथा जो होती है। जैसे ही आत्मघात, तो अपने ऊपर ही स्वयं के ऊपर ही घात लगाना यानी स्वयं को नुकसान पहुंचाना आत्मघात कहलाता है। ऐसे ही हत्या शब्द में आत्म लगा दिया तो आत्महत्या, स्वयं की हत्या कर देना ही आत्महत्या में आ जाता है। शब्द आता है आगे चिर, चिर का अर्थ हो जाता है बहुत लंबे समय तक यानी बहुत अधिक समय रहने वाला, तो चिरकाल जैसे कहते हैं, तो चिरकाल का मतलब होता है बहुत लंबे समय में। आगे शब्द है सह, सह शब्द का भाव जो है वो साथ से आ जाता है, तो जैसे सहकार, सहकारी, सहचर, सहपाठी, ठीक है, तो ये हम शब्द बना देते हैं इसमें। स्व शब्द अभी तक हमने नहीं देखा, यानी जितने भी हमने देखे अभी हमने उपसर्ग में नहीं देखे, ये है तो आपके सारे संस्कृत के ही, लेकिन इनको क्यों, हाँ जी, सहकार साथ काम करने वाला के लिए हो जाता है, और सहकारी भी करने वाली, ठीक है, उसी में ये शब्द आता है। सहचर साथ चलने वाला, और सहपाठी साथ पढ़ने वाला, जैसे ये सब आपके क्या है, सहपाठी हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये अभी आपने उपसर्ग के अंदर इनको देखा नहीं है, तो ये दरअसल कभी ये उपसर्ग के रूप में काम करते हैं तो कभी ये स्वतंत्र रूप में भी काम करते हैं, इसलिए इनको हमने वहां से अलग उठा के रखा है। पर आपसे ये पूछे जा सकते हैं, शब्द है जैसे स्व, स्व मतलब निजी अपना से आ जाएगा, तो स्व किए, किए का मतलब करना, स्व माने स्वयं, तो जो काम स्वयं किया गया है तो स्वकीय बोल दिया जाता है। स्वतंत्र, जब स्वतंत्र हम बोलते हैं तो अपना तंत्र जब हम रखते हैं यानी अपने नियम कायदे कानून रखते हैं तभी तो हम स्वतंत्र हैं। अगर हम किसी दूसरे के माध्यम से हैं तो हम तो परतंत्र हो जाते हैं ना, तो पर माने पराया हो जाता है, तो उससे भी बनता है पर, हमारा नीचे बड़ा लगा हुआ है उपसर्ग, ठीक है। शब्द आता है हमारा आगे स्वदेश, अपने देश के लिए लग जाएगा। स्वयं शब्द है, स्वयं का अर्थ खुद अपने आप से आता है, तो जैसे स्वयं भू, तो स्वयं भू शब्द का मतलब होता है, भू माने हो गया पृथ्वी, स्वयं जिसने पृथ्वी पर खुद को स्वयं ही प्रकट कर दिया हो, तो स्वयंभू शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है, शिव के लिए कहा जाता है, ठीक है। स्वयं सिद्ध, जो स्वयं को ही सिद्ध कर दे कि मैं ही हूं विद्वान और कोई विद्वान नहीं, ठीक है, तो वो उसको आप बोल सकते हो कि ये स्वयं सिद्ध है, किसी दूसरे ने सिद्ध नहीं किया है, ठीक है। आगे आता है जैसे अग्र, अग्र का मतलब आगे में हो गया, ठीक है, जैसे अग्रगण, तो अग्रगण्य मतलब गण्य का मतलब है जिसमें गिनती की जाए, और अग्र माने आगे, तो अग्रगण्य जब जिन लोगों के लिए बोलते हैं कहते हैं कि जिनकी आगे गिनती होती है उनके लिए। अग्रज, और इसी से शब्द बनेगा अग्रजा, तो ज माने जन्मा, अग्र माने आगे, जो आगे जन्मा यानी बड़े भाई के लिए आ जाता है ये पर्यायवाची। उसी तरह से अग्रजा आ जाता है, तो जा माने जन्मी और अग्र माने आगे, तो अग्रजा यानी बड़ी बहन के लिए आ जाता है पर्यायवाची, तो याद रखिएगा इन शब्दों को।
शब्द है अपर। अपर का अर्थ जो है वो दूसरा या पिछला से आ जाता है, जैसे अपर बल। अपर बल मतलब जैसे हम बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग अक्सर ना सेना के क्षेत्र में हो जाता है। अपर बल शब्द का प्रयोग करते हैं कि दूसरा बल, यानी या पीछे वाला बल, हमारे पीछे जो होता है। अपर लोक कोई दूसरा लोक, ठीक है। उसी तरह से अपराजिता, जिसे कोई दूसरा पराजित न कर पाए, उसके लिए शब्द आ जाता है अपराजिता, ठीक है। आगे शब्द आता है वैसे ये अपराजिता कैसे बन जाएगा भाई, ये वाला शब्द भी देखना है। वो तो पराजित से बनेगा शब्द, ऐसे ही बना रखा है, ये निकाल लो, इसे काट दो। ये अपराजित जो शब्द है वो किससे बना है, अ उपसर्ग है इसमें, पराजित, ठीक है। और फिर ये आ, ऐसे तब बनेगा। पराजित मतलब जिसे हराया ना जा सके, आ माने नहीं और आ माने वाली, स्त्रीलिंग पे आ जाएगा। अपराजिता तो जिसे हराया ना जा सके, इसे तो काट दो, इसे यहाँ से, ये नहीं बना हुआ है अपर। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। अब कॉपी में, मेरी भी तो कॉपी ही है ना, कहीं कहीं आ जाते हैं। जब पढ़ाती रहती हूँ तब समझ में आता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस पोडियम पे खड़े होके, वही मैं कहती हूँ ना, कभी कभी मुझे लगता है, मैं ऐसे बोलती हूँ, पोडियम पे खड़े होके अगर आपको परीक्षा के लिए मैंने कोई पॉइंट अगर लिखवाया ना, तो उसे लिख लिया करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं नहीं होती, शायद मेरे माध्यम से कोई और ही बोल रहा होता है, कोई और से समझ रहे हो ना, वो एक अलग ही। क्योंकि हर आदमी के साथ ना एक चीज़ होती है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं आह्वान करती हूँ अपने इष्ट का कि मैं यहाँ पे जो भी बोलूँ तो वो सत्य हो, मैं गलती से भी कुछ गलत ना पढ़ाऊँ आपको। तो हम जब ऐसे अपने कर्म क्षेत्र पे आगे जाते हैं ना, तो एक शक्ति हमारे साथ काम करती है। तो ऐसे मेरे पुराने स्टूडेंट कभी कहते हैं कि क्लास में ऐसे बोल देती हूँ कभी कि नोट कर लो इसको, एकदम से पेपर आउट है, ये समझ लेना। तो वो ज्यों का त्यों आ भी गया है, तब भी बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो बात पक्की है कि जब तक पेपर वेपर कुछ भी नहीं बना आपने तब बोला था, लेकिन अगर पेपर से 2 दिन पहले आप बोल देते ना तो सच में ही कह देते कि मैम ने पेपर आउट करवाया है। तो ऐसे चीजें जब आती है यहाँ पे समझ में आ जाता है, तो इसे काट दो, इसमें नहीं है। आगे देखो, बही प्लस, अब ये बही उपसर्ग है हमारा, जिसका अर्थ बाहर से आ जाएगा। तो बहिष्कार, तो बहिष्कार जब हम किसी को घर से बाहर कर देते हैं तो क्या हो गया, बहिष्कार कर दिया, ठीक है। बहिर्गामी तो बाहर जाने वाला, ठीक है। बहिर्मुखी बाहर की ओर देखने वाला, ठीक है। आगे शब्द यथा, यथा से आ जाता है जैसे या के अनुसार। तो जैसे यथा योग्य तो योग्यता के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, ऐसे शब्द आ जाता है। आगे शब्द है साक्षात। साक्षात का अर्थ होता है सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष, स्वयं, ठीक है। तो जैसे साक्षात्कार, कार शब्द में हो गया, जिसको जब साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू, तो सामने रहकर ही जो काम किया जा रहा है, तो साक्षात्कार शब्द बन जाता है। फिर आगे शब्द है पर, पर का भाव जो है वो मुख्य से आ जाएगा, दूसरा यानी पराया से आ जाएगा। तो जैसे पर पोता, तो पोते के बाद जो दूसरा है तो परपोता हो गया, पर दादा, दादा के बाद जो दूसरा है, और परदेश यानी पराया देश, दूसरा देश, ठीक है। तो इस तरह से ये भाव आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी आपकी परीक्षा में आता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कुछ शब्द जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, आपकी सुविधा के लिए दे दिए हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे शब्द दिया है हमारा व्याकरण, व्याकरण में वी प्लस आ प्लस करण से बना है। अनधिकार शब्द में अन प्लस अधि और कार से शब्द बना है। उपाध्यक्ष में उप प्लस अधि प्लस अक्ष से बना। तो ये जो आ रहे हैं ना दो, जिन पे गोला कर रही हूँ, यही उपसर्ग है आपके। प्रत्यपवाद में प्रति प्लस अप प्लस वाद से बना है। निर्विकार में निर प्लस वी प्लस कार से बना है। समालोचन में सम प्लस आ प्लस लोचन से बना है। लोचन मतलब देखना, ठीक है, आंखों के लिए जैसे आता है। तो समालोचन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को आगे से पूरा अच्छे से देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। सुसंगति शब्द बना है तो सु प्लस सम प्लस गति से बना है, और ससम्मान स प्लस सम प्लस मान से बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं हमारे जिसमें दो दो उपसर्ग आ जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि उपसर्ग में मतलब आपके उपसर्ग, इसमें कितने उपसर्ग हैं, इस तरह का प्रश्न कोई आ सकता है। चलो, अब मैं, ये तो आप लोगों ने कर लिया, मैं कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, अब जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि आपने क्या सीखा है। प्रश्नों के उत्तर अगर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ठीक समझ गए। जैसे के साथ के अनुसार भी लिख लो, ठीक है। देखो जब हम यथा शब्द का ऐसे
सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं। के अनुसार रखिए। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमने कहा यथा योग्य, तो मतलब योग्यता के अनुसार, जितनी योग्यता होगी उसके अनुसार, उस तरह से। और जो हम ये जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यथा जब प्रयोग करते हैं तो वह ऐसे करते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दिखाती हूँ, यथा, मतलब हम ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे ना बोल के यथा। तो ये हमारे संस्कृत का शब्द है सबसे पहला। संस्कृत के बाद जब हमने अब हिंदी में प्रयोग करना शुरू किया है, तो हिंदी में हमने जैसे या उदाहरण के तौर पर ऐसे बोल देते हैं, उदाहरण के तौर पर या जैसे ऐसे बोल देते हैं, तो वो यथा ही बोला जाता है। अभी अगर पुराने लोगों से आप बात करोगे, या कभी आपने मोदी जी को या अमित शाह को सुना हो जब वो इंटरव्यू देते हैं अपना, तो वो प्रयोग करते हैं इस शब्द का बहुत बार, कि जब बता रहे होते हैं तो यथा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब आप लोग किसी को सुनते हो ना, खास करके पुराने बुजुर्ग, और वो हिंदी अच्छी बोलते हो, तो वहां पे ध्यान दिया करो कि कैसे शब्द बोल रहे हैं, और वहां से आपको पता चलेगा। चलो देखो, जो ये दुधारी शब्द है, अब देखो जल्दी से थोड़ा सा ना इसके बारे में भी समझ लो, या एक काम करो, पहले प्रत्यय सीख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो इस शब्द को, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए। जब प्रत्यय हम समाप्त करेंगे, जिससे अंतिम क्लास होगी जिस दिन प्रत्यय की, उस दिन आप मुझसे ये बात पूछना कि मैम दुधारी शब्द के बारे में आपने बताया था कि उसमें कभी उपसर्ग तो कभी प्रत्यय होता है, तो वो कब होता है, ठीक है? तो ये याद करा लेना, क्योंकि अभी आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाया नहीं है, तो फिर वही आपके दिमाग में आएगा कि क्या। चलो कोई एक नोट कर लो, वही बता देना। अच्छा प्रश्न बताओ जल्दी से फटाफट। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? शब्द के प्रारंभ में, ठीक है? बताइए प्रश्न संख्या दूसरा, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अनु। आगे बढ़ो, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। विलोम, इसमें विकल्प है अत्यधिक, अभिनव, अभिरुचि, आंचल। आंचल हो जाएगा, ठीक है? ये इसमें क्या, अब इसे समझ गए ना? रहित का मतलब नहीं, तो जिसमें उपसर्ग नहीं है। अब देखो जैसे रहित होता है, ऐसे ही एक शब्द आता है सहित, तो आपको ये ध्यान रखना है, स से साथ याद रख लो। कई सारी चीज ऐसे आएगा, उपसर्ग रहित है, उपसर्ग सहित है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि होना पूछा है कि नहीं होना पूछा है। तो ऐसे याद रखो कि सहित मतलब साथ यानी होना, और रहित मतलब फिर उसका उल्टा हो गया, ठीक है? आगे बढ़ो, ध्यान से पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। उपभेद उपप्रधान में उप उपसर्ग है, कुमाता कुपुत्र में कु उपसर्ग है, अतिरिक्त अत्याचार में अति उपसर्ग है, केवल एक शुद्ध है, केवल दो शुद्ध है, या दो और तीसरा शुद्ध है, या तीनों सही है? पवन, तीसरा सही है? तो तीसरा तो इसमें कहीं है ही नहीं। हाँ, ग में तीसरा ठीक है, तो पहला गलत है। बालक बताओ। देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अब इसमें कोई सा गलत नहीं है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? तीनों सही है। देखो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ आपको पता है ये क्या है? अति प्लस आचार, ठीक है? तो अति प्लस आचार बना हुआ है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था का उल्टा बनाना है, तो कौन सा लगाओगे? अब व्यवस्था का उल्टा बनाएंगे तो अव्यवस्था, तो क्या लगेगा? अ। आ की आ, पहला की दूसरा? पहला। अव्यवस्था होगा, अव्यवस्था नहीं है ना, अव्यवस्था। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी जिसमें नहीं है? सुयोग, विदेश, सुलभ, सुरेश। पवन सोचो, दिमाग चलाओ थोड़ा सा।
अरे संधि करके आए हो बालक, आपको पता है कि सुर प्लस ईस है यहाँ पर, तो सुर में तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, तो यही हो जाएगा जिसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी हमारा योग में सु दिया हुआ है या सुयोग में वी दिया है, इसमें सु दिया हुआ है। ठीक है, चलो। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का विलोम बनाएंगे आगमन, तो क्या लग जाएगा? आ उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निर्बल, कुलीन, सुदर्शन या कोई नहीं? किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है। क्या बता रहे हो? बोलो बोलो। अरे जो सुनाई पड़ रहा है सही है, डर क्यों रहे हो? कुलीन में, हाँ, तो जब मैंने बताया फिर भी क्यों डर रहे हो? हाँ, तो ये इसमें क्या है? कुल प्लस ईन है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सकल से देखने पे मत जाना, ठीक है? तो कुल प्लस ईन, तो यहाँ पे निर है, निर्बल में क्या है? नी की निर? निर, तो निर्बल, ठीक है। और सुदर्शन में सु। आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो आमिष को हम बनाएंगे किससे? निर उपसर्ग से। निर उपसर्ग लगा के शब्द बना देंगे निरामिष। र को आ पूरा कर देगा तो रा हो जाएगा और निरामिष, ठीक है। और ये इतनी बार दोहरा चुके हो आप लोग कि अगर परीक्षा में आएगा तो गलत नहीं करना है। आमिष और सामिष पर्यायवाची और निरामिष दोनों का विपरीत, ठीक है, विलोम। उपसर्ग शब्दों का मेल करना है सूची 1 से सूची 2 का। तो यहाँ पे सूची 1 और ये सूची 2 है और कोट आपके यहाँ दिए हैं। आपको बताना है क ख ग में कौन सा सही है। तो क्या है, आप यहाँ पे ढूंढो, कम है तो क्या मतलब है, उसमें दिया होगा। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करोगे? विकल्प से चलो, किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो। देखो, जब ये ऐसे आएगा तो आपको पहले यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे अधिकार शब्द में अधि आ रहा है तो ये यहाँ लगेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द का प्र लगेगा कि प्रति होगा? पवन, क्या होगा, प्र की प्रति? प्रति हो जाएगा, तो ये आ गया। और अवतार का अब हो जाएगा, तो यहाँ पहले में तीसरा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो पहले में तीसरा कहाँ है? इसमें नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, काट दो, इन दोनों में है। फिर उसके बाद हमें पता चल रहा है कि दूसरे का क्या है, हमारा चौथा है। तो यहाँ पे देखो दूसरे में ये पहला है, ये कट जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आपको 2 सेकंड में कर देने हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही चलेगा। तो सी कहने वाले तो गलत हो गए और मैं सक्सेस हो गई आप लोगों का गलत करवाने में। चलो बताओ, स्पर्श से शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श से का विलोम बनाएंगे अस्पर्श, ठीक है। तो अस्पर्श से तीसरा आ जाएगा, इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दुर, अति, निर, अन। दुराचार हो जाता है। दुराचार का मतलब क्या होता है? जुल्म। दुराचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार, और शब्द बनेगा अत्याचार। जुल्म का अर्थ क्या बनता है? अत्याचार। और जो अत्याचार होगा वो किससे बनेगा? अति प्लस आचार से बनेगा। आचार नहीं, आचार, ठीक है, अत्याचार, समझ गए। और इसमें यही होता है, दुर जो दिया हुआ है वो इसीलिए दिया क्योंकि शब्द आपका दुराचार। हाँ हाँ, ऐसे ही तो पूछेगा, और क्या बता रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही तो बता रही हूँ।
इसीलिए तो बताया है। आप देखो, जब संधि कराई थी, संधि में क्वेश्चन बताए, समास में बताए, अभी उपसर्ग में बता रही हूँ। और बाकी आपके पास जो अभ्यास पुस्तक है ये जिंदाबाद, इसमें जितने भी क्वेश्चन है कर लो, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निकंपन, निशा, निगमन या निर्भय? उपसर्ग रहित यानी नहीं है जिसमें उपसर्ग। किसमें? निशा। निशा किसका पर्यायवाची है? रात का। रात का पर्यायवाची है, तो इसमें नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? फिर से, जिसमें अधिकतर प्रश्न जो है आपके यही आते हैं, उपसर्ग रहित है। 4 दिए होते हैं उसमें। सुंदर, अलविदा, हमदर्द, बेअक्ल। देखो, बेअक्ल, हम दर्द, अलविदा, सुंदर विशेषण है, ठीक है। चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? वी, अ, अन, कु। तो देखो, इसका विलोम बनाना है। चल माने चलायमान, और आपको क्या करना है? जो चलायमान ना हो तो आप क्या बनाएंगे इसको? अचल। अचल का मतलब जो चले ना, तो उत्तर आ जाएगा ये। कौन सा उपसर्ग मान शब्द के पूर्व लगाने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? अभिमान, ठीक है, अभी आ जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अधपका, बिन देखा, पराक्रम, सफलता। सफलता शब्द में ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रतिवादी, उपभेद, बेशक और अवधि। अवधि में, क्योंकि अवधि एक भाषा का नाम है, बोली का नाम है, ठीक है, अवध की बोली का नाम है। रूढ़ शब्द। निर्भिमानी में कौन सा उपसर्ग है? ये तो पता निर है, लेकिन कौन सा वाला? क, ग, तीसरा, ठीक है, जिसमें हल लगा है, क्योंकि निर उपसर्ग जुड़ा है किसमें? अभिमानी में, अभिमानी। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी अभी हमारा क्या है? फिर से उपसर्ग है, मान शब्द, और ये ई प्रत्यय, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। बताइए, अब उपसर्ग में आपको कोई समस्या? आसान है, बस इतना सा ही उपसर्ग है। अब बेकार में परेशान होते रहते हैं कि उपसर्ग क्या है। अब जो आपकी अभ्यास पुस्तक में दिए हुए हैं वो आपको लगाना है। अब देखो, अगला टॉपिक शुरू होगा हमारा, अति महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रत्यय। अगर आप लोगों ने प्रत्यय को समझ लिया तो नैया पार। फिर उसके बाद हिंदी में कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, और प्रत्यय ही आपका थोड़ा सा जो है वो समझने वाला है। अब यहाँ पे प्रत्यय को लेकर आपके सामने जो परेशानी होती है वो ये होती है कि किताबें आपको ये बताती हैं कि प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इतना बता के छोड़ देती हैं, और आप वहीं पे झूलते रहते हैं कि ये शब्द कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कब कहाँ क्या आ रहा है, और कैसे निकालें इसमें कौन सा प्रत्यय है कौन सा नहीं है। इसी के चलते प्रत्यय जो है एक तरह से हमारे लिए टेंशन बन जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रत्यय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये तो बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ प्रत्यय कैसे लगाया जाता है ये भी बताऊंगी। और ये प्रत्यय कैसे लगाया जाता है, जब आप ये सीख लेते हैं तो आरओ एआरओ की परीक्षा वाले छात्रों को वहां पे बेनिफिट हो जाएगा विशेषण और विशेष्य में। जो 4 विकल्प आते हैं कि हम विशेष्य से विशेषण जब बनाते हैं तो उसमें प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा होता है, इसलिए वो याद भी नहीं रहते बच्चों को शब्द। तो हमें अगर विशेष से याद हो जाता है और प्रत्यय लगाना आता है तो हम आराम से बना भी लेते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्तनी में जो आप लोगों को दिक्कत होती है कि वर्तनी आती हैं गलत हो जाती हैं, वो वर्तनियां कैसे शुद्ध करोगे आप, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, प्रत्यय के अंदर। और फिर जब प्रत्यय लगाना आ जाएगा तो प्रत्यय से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न होगा वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो
प्रत्येक की क्लास हमारी लगभग 3 दिन की होगी, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्लास एक बार शुरू करने के बाद लगातार हम क्लास लें, बीच में छुट्टी ना लें। तो इसलिए कल सैटरडे है तो मैं कल क्लास नहीं ले रही हूँ, अगले वीक में लूँगी। मंडे से हम फिर क्लास को लेंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो क्लास है वो मंडे से हम इसको आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।